बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो हाँ, हमारे दो फिलोसफर्स हैं वो प्री सोक्रेटिस फिलोसफर्स हैं। और सबसे पहले दो फिलोसफर्स जिन्होंने फिलोसफी स्टार्ट की, थेल्स थेलिस प्रोनाउंस किया जाता है उनको, तो इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा एनिक्सिमेंडर। दो फिलोसफर्स की फिलोसफी को आज हम कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। सो द फर्स्ट फिलोसफर थेलिस, उसकी फिलोसफी की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट फिलोसफर था और फर्स्ट ही साइंटिस्ट था। इसको साइंस वाले भी पहला साइंटिस्ट मानते हैं एंड फिलोसफर्स भी इसको पहला फिलोसफर मानते हैं। और ये पहला था जिसने सूरज ग्रहण को प्रिडिक्ट किया, और बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर ही सूरज ग्रहण लगा। हालांकि उस वक्त कोई अपना स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स नहीं गई हुई थी, हमारी नासा की कोई नहीं वजूद था। फिर भी उसने इतना जबरदस्त प्रिडिक्ट किया कि जिस टाइम पर उसने कहा उसी टाइम पर सूरज ग्रहण लगा। और उसकी जो बेसिक मेन फिलॉसफी है वो ये है कि उसकी फिलॉसफी थी कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ गॉड। हर चीज खुदा से बनी हुई है। खुदा से नहीं, सॉरी, खुदा की बनी हुई है। हर चीज में खुदा है। वही वहदतुल वजूद वाला अकीदा जो हमारे यहाँ भी सूफिया में पाया जाता है। तो उसने कहा कि हर चीज खुदा का हिस्सा है। जबकि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने आके ये तजदीद की थी इसके अंदर कि नहीं, हर चीज खुदा का हिस्सा नहीं है, हर चीज खुदा का की क्रिएशन है, उसकी मखलूक है। खुदा अलहदा अपनी ज़ात रखता है। और हिंदुइज्म की फिलोसफी के अंदर भी यही पाया जाता है। वो कहते हैं हर चीज भगवान है। आप देखेंगे कोई भी अच्छा क्रिकेटर हो, तो अच्छा अपना अजीम इंसान हो उनका कोई, जैसे हमारे ईदी साहब थे, उसको कहते हैं कि आप हमारे भगवान हैं। आप तो भगवान हैं, आप भगवान बनकर आए हमारे लिए। तो वो इसलिए इसीलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो भी अच्छाई है ना वो खुदा है, गॉड है। और जो बुराई है वो, जैसे हमारी तरफ शैतान का कॉन्सेप्ट है तो उनकी तरफ भी बुरी आत्माओं का और सो कॉन्सेप्ट है उनकी तरफ। तो वो उनको उनसे जोड़ते हैं। तो कहते हैं ओरिजिन जो है ना वो अपना गॉड है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हफ्सा वसीम की विच फिलोसफर आर वी स्टडिंग राइट नाउ। हम आज दो फिलोसफर्स को कवर करने जा रहे हैं। हेलिस को, जो पहला फिलोसफर था, एंड सेकंड एनिक्सिमेंडर को। पहले दो फिलोसफर प्री सोक्रेटिस, जो पहले दो फिलोसफर थे तारीख के, पहले भी दो फिलोसफर्स, उनको पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, और इसका मैथ्स के अंदर बहुत काम था। मैथ्स मीन मैथ, असल प्रोनाउंसिएशन मैथ्स होती है। तो मैथ के अंदर इसका बहुत काम था। फिर इसका इसने ट्राइंगल थ्योरम भी पेश किया था। आप जाकर देख सकते हैं। अगर मैं उसकी डेप्थ में इसलिए जाना नहीं चाह रहा बिकॉज आज के दिन में मैथ एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है, उसका फिलोसफी से ताल्लुक नहीं है आज के दौर में, उस दौर में था। सो आप जाके देख सकते हैं। उसकी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, कि वो पढ़ाया जाता है 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, मुझे आज भी याद है। अब पढ़ाया जाता है 9th क्लास के अंदर भी आता है। तो वो उसका थ्योरम भी आप चेक कर लीजिएगा, ट्राइंगल थ्योरम। और उसने जो वो डायामीटर बताया था सर्कल का, कि एक सर्कल के अंदर अगर एक बिल्कुल दरमियान के अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि दरमियान के अंदर अगर हम एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो उसके ओरिजिन से जो भी हम किसी भी जगह पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो ट्रायंगल 90 डिग्री ही होगा। उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री ही होगा। सो ये इसका थ्योरम था। आगे मजीद भी इसमें डेप्थ है, आप देख लीजिएगा अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो। दूसरा उसने जो बहुत कमाल का एक काम किया था वो ये कि उसने जो इजिप्ट के पिरामिड्स थे ना, बहुत बड़े बड़े, अब उनका साइज नापना एक इंसान का उस दौर में, जब कि कोई ना हेलीकॉप्टर है ना कोई फ्लाइंग जेट है, कुछ कोई चीज नहीं है जिसके जरिए उड़कर कोई काम किया जा सके, तो इतने इतने बड़े पिरामिड्स के ऊपर इंसान तो चढ़ भी नहीं सकता था। तो उनका साइज कैसे नापा जाए। मिस्र के पिरामिड्स देखे होंगे आपने, बहुत बुलंद कामत है, बहुत बड़े बड़े। तो उसको कैसे नापा जाए, उनके साइज को। उसके लिए उसने एक तरीका अपनाया। उसने पहले अपनी
अपना हाइट जो है ना, अपनी हाइट को मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट 6 फीट होगी। तो फिर उसने क्या किया कि जब उसने सूरज जब निकल आया, तो उसके बाद जब उसने देखा कि किस पॉइंट पर आकर मेरा साया भी 6 फीट का हो जाता है, उस टाइम को उसने नोट कर लिया। अगले दिन उसी टाइम पे उसने जाकर एक पिरामिड का साया नापा, और उसने लोगों को बताया कि ये एक पिरामिड का जो है ना वो इसकी हाइट इतनी है और इसकी विड्थ इतनी है। बिकॉज उस टाइम जब बिल्कुल ही सूरज ना क्या लें उसको, एक तरह से सवा नेज़े पे बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तो उस वक्त हमारा जो साया होता है वो बिल्कुल, मेरा ख्याल है पता नहीं मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल उसी वक्त जो है ना हमारा साया बिल्कुल प्रॉपरली दिखता है, सीधा पूरा हमारा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फीट है, तो साया ही मेरा 6 फीट तभी दिखेगा जब वो उस वक्त सूरज बिल्कुल सीधा होगा, हमारे सीध में होगा। तो उसने इस तरीके के साथ पायरामिड्स को भी मैयर किया, उनकी हाइट को मैयर किया। एक और बड़ी मजेदार उसकी फिलॉसफी है कि वो कहता है कि एवरीथिंग हु कैन मूव बाय इटसेल्फ हैज अ साउल। आज के दौर में जारी पे हर आदमी कहेगा हाँ ठीक बात की है, लेकिन उसने एक बड़ी मजेदार अंदर ये बात की कि उसने कहा मकनातीस जो होता है, जो मैग्नेट होता है, वो भी बाय इटसेल्फ अगर आप मूव कर सकता है। अगर आपने वो पढ़ा हो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अंदर वो कहता है कि जब तक कि कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक वो मूव नहीं कर सकता। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि जब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो इसने कहा कि जैसे अब मैग्नेट को देखिए, हम मैग्नेट को तो बाहर से कोई फोर्स, अपनी मकनातीसियत होती है वो, तो उसने उसको देख के कहा कि ये जो है ना इसमें भी एक रूह होती है मकनातीसियत के अंदर, मतलब कि मैग्नेट के अंदर एक रूह होती है, उसने कहा। और एक और बड़ी मजेदार उसने फिलॉसफी पेश की कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर। हर चीज, और मतलब कि मेन उसका जो है ना वो है कि वो मोनिस्ट था। मोनिस्ट कहते हैं एक फिलोसफी है मोनिज्म। मोनिज्म की फिलोसफी, उसको जो मानता है उसको मोनिस्ट कहते हैं। तो ये इसकी जो थेलिस जो है ना, इसने बिना डाली थी मोनिज्म की। मोनिज्म का मतलब होता है कि ये जो कायनात का जितना भी सब्सटेंस है, जितनी भी कायनात है, पूरी कायनात, वो किसी एक फंडामेंटल सब्सटेंस से बनी हुई है, किसी एक फंडामेंटल एलिमेंट से बनी हुई है। तो उसको वो कहता था कि इसे कहते हैं मोनिज्म। अब वो कोई भी हो सकती है। अगर कोई आदमी कहता है कि सारी दुनिया आग से ही बनी हुई है, तो वो भी मोनिज्म ही है। कोई कहता है पानी से बनी है, तो वो भी मोनिज्म ही है। लेकिन इसने कहा था कि जो वो फंडामेंटल एलिमेंट है ना, जिसके वजह से सारी दुनिया बनी हुई है, वो है पानी, वाटर। उसने कहा कि पानी से सारी दुनिया बनी हुई है। हाँ, जब पानी अपनी मुख्तलिफ हालतें इख्तियार करता है तो लकड़ी बन जाती है, आग बन जाती है। सो उसने उसकी क्लैरिफिकेशंस दी इस तरह से। कह रहा लेकिन जो फंडामेंटल है ना, जो मेन है, जैसे हम हमारा जो जिस्म है उसमें बहुत सारी चीजें, ऑर्गन्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या क्या कहते हैं कि जो फंडामेंटल जो हमारा बॉडी का पार्टिकल है ना, वो हम उसको कहते हैं, हम सेल्स कहते हैं। हम कहते हैं जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, या फंडामेंटल एलिमेंट है। थेलिस ने कहा है जी, शाइस्ता पूछ रही हैं। तो ये थेलिस ने पेश किया है, फर्स्ट फिलोसोफर। अच्छा, तो उसने कहा कि हर चीज पानी से बनी हुई है। अब उसको इसका ख्याल क्यों आया, और क्यों उसने कहा कि हर चीज में खुदा है, इसकी मुवाफकत करते हैं, इसको परखते हैं। वो उसने इस वजह से कहा, तो उसने देखा कि हर चीज में उसको जिंदगी नजर आई, मूवमेंट नजर आई। तो उसको उसे साउल का भी नेम दे दिया, और साथ ही उसने कह दिया कि, और साथ ही उसने कह दिया जिमल पूछ रहे हैं कि इज ही फ्रॉम इजिप्ट। नहीं जी, वो एक ग्रीक सिविलाइजेशन से प्रॉपरली ताल्लुक रखता था। उस वक्त मेरा ख्याल इजिप्ट की पता नहीं तकसीम हुई थी कि नहीं हुई थी। ग्रीक सिविलाइजेशन में रहता था वो। एथन था, सॉरी एथन। एथियस बोलने वाला था, एथेंस था। बाकी वैसे उसने पिरामिड जरूर इजिप्ट के मैयर किए थे थेलिस में।
ये क्वेश्चंस आप अपने रख लें बाद में, पहले मैं ना जरा कवर कर लूँ फिलोसफी को ना उसकी। ये क्वेश्चंस आप जो है वो चैट में खैर पूछ लें, मैं एंड पूछते रहें चैट में साथ साथ, जो आपके जहन में है क्वेश्चन पूछते रहें, मैं एंड पर देखता हूँ उन सारे क्वेश्चंस को। तो उसने खैर कहा कि हर चीज पानी से बनी है, ठीक है। और हर चीज का अगर देखा जाए कुरान मजीद के अंदर भी यही जिक्र आया है कि इंसान जो है अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो यही है कि इंसान जो है वो पानी से बना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अल्लाह ताला ने पानी से पैदा फरमाई है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान की है। आयत मुझे याद नहीं है, शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है ये। तो उसने कहा कि हर चीज़ जो है वो पानी से बनी हुई है। और सेकेंडली एक और चीज़ लोगों का उस वक्त का ख्याल था कि जो हमारे देवता है ना, जब वो गैजो गजब में आते हैं तब जलजला आता है। जबकि थेलीस का कहना था कि ये जमीन जो है ना, जब चूंकि पानी पानी की हुई है, लिहाजा ये पानी के ऊपर तैर रही है, ये पानी के ऊपर ही तैर रही है। जैसे ही हमारी जो हमारा जो पानी होता है उसके अंदर मतलब लहरें आती हैं, अब वो लहर आने की सूरत में जमीन हिलती है, इसलिए जो है वो जलजला आता है। अब वो यहाँ तक तो ठीक था कि जो जमीन है वो किसी फैब्रिक के अंडर है, हमारी जो जमीन है वो टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक के अंदर कैद है। अगर हम देखें तो वो एक, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि क़यामत के दिन हम कालीन की तरह समेट देंगे इस कायनात को। तो कैसे समेट देंगे कालीन की तरह? तो क्योंकि वो उसी फैब्रिक को समेटा जाएगा, जिस फैब्रिक के अंदर, टाइम एंड स्पेस की फैब्रिक के अंदर सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। ये भी मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मेरे अपना नजरिया है। और ये हमारा किसी का भी कह सकते हैं आपको वो नजरिया है। ये रियलिटी भी हो सकती है, ये अनरियलिटी भी है। नहीं कि अब साइंस आगे जाकर वो बता दे कि टाइम एंड स्पेस की फैब्रिक में नहीं, असल में फलां चीज के फैब्रिक के अंदर हम कैद हैं, या फलां चीज की फैब्रिक के अंदर ऊपर अर्थ जो है वो तैर रही है, या कह लें मतलब वही तैर रही है। तो उस वक्त फिर हम उसको वही एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है। जैसे साइंस अपनी अपने आप को इवॉल्व करती है, हम उसी तरीके से उसका रिलीजन के साथ बिठाते हैं। तब आजमाई नहीं करनी चाहिए रिलीजन की और साइंस की, बिकॉज दोनों का टॉपिक ही और है। साइंस कहता है कि आपको हम बताएंगे कि दुनिया में जो भी निज़ाम चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है वो कैसे हुई हैं। जबकि और हमारा जो ये है रिलीजन, वो किताब हिदायत है, वो हिदायत के जो चीज़ें ना उनको डील करता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में एक वाकया मिलता है कि आप जो है ना वो तशरीफ ला रहे थे बाजार से, तो जो ताजिर थे ना, मतलब कि जो अपना, सॉरी ताजिर कह दिया, फार्मर्स जो थे, वो क्या करते थे कि खजूर की ज्यादा पैदावार के लिए ना, वो जो मेल एंड फीमेल तना होता था ना उसको आपस में जोड़ देते थे, जिससे क्या होता था कि ज्यादा पैदावार होती थी खजूरों की। तो अल्लाह के नबी ने ना मना कर दिया फार्मर्स को कि ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, वो तो अल्लाह के नबी का समीअ नामा आता है ना, वो तो सुनते थे और अताअत करते थे, हमारी तरह थोड़ी थे। तो उन्होंने तो कोई सवाल नहीं किया और उधर ही उन्होंने रोक दिया। अगले दिन जब बहुत कम पैदावार हुई खजूरों की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दफा पैदावार बहुत कम हुई है, खैरियत है? तो उन्होंने कहा कि आपने हुक्म दिया था इसलिए हमने वो मेल और फीमेल तने का जो इखलात किया था, जो उनको जोड़ा था आपस में, वो हमने नहीं किया। तो अल्लाह के नबी ने इसलिए शायद कम हुई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा, तुम अपने कारोबारी मसाइल में या अपनी जो तुम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हो मामला, उनको अ, वैसे ही किया करो। मैंने सिर्फ मशवरा दिया, मेरे उस वक्त मेरे मशवरे को सिर्फ एज अ मशवरा लिया करो, एज अ पैगंबर का हुक्म ना लिया करो। जब मैं किताब के बारे में बताऊं, हिदायत के बारे में बताऊं, कुरान मजीद के बारे में बताऊं, अल्लाह के गैज़ो गज़ब के बारे में, रहमत के बारे में, उसके हुक्म के बारे में, आखिरत और दुनिया के बारे में बताऊं, आपने तब मेरी बात को एज अ हुक्म लेना है। तो वहां से हमें ये सबक मिलता है कि हमें साइंस को और इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए रिलीजन से, ताकि हर फील्ड जो है वो अपना काम कर सके। हाँ, ये हमारा ईमान जरूर है कि कुरान मजीद में हर एक एक चीज़ लिखी हुई सच है। अगर साइंस का कहीं आकर कुरान मजीद के साथ किसी चीज़ के साथ, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है, जो कुछ लोग करते हैं ना, वो एवोल्यूशन और क्रिएशन का तबक्की तबासमाई करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो हमारा हमारा एक मुस्लिम के एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि उसका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि वो साइंस को एज अ इवॉल्व करने वाली चीज ले, कि इवॉल्व करती है साइंस तो ठीक है। तो
ठीक है, कल को जाकर वो बदल भी सकती है, और भी कोई नजरिया आ सकता है। तो साइंस को रियलिटी समझे, लेकिन कुरान मजीद को डिवाइन बुक समझे, और कहे कि कुरान बोला मजीद में जो बोतल नहीं भिजवाई जो चरपाई के नीचे पड़ी हुई थी। कुरान मजीद में चलो जो क्या मैं लिखा है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, मैं पढ़ा क्लास रहा की थोड़ी सिक्योरिटी देना। हूँ, क्वेश्चंस ले लेंगे आपके। Fine। तो उसके जो अल्लाह ताला ने जो मतलब कि अब अपना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा टेम्पो टूट जाता है। एक होती है ना, एक इंसान की, एक हर इंसान की अपनी एक वो होती है, अपने वो हिसाब से चल रहा होता है। तो इसलिए मैं जरा इस मामले में कह लें कि टेम्पो मेरा टूट जाता है। तो अल्लाह ताला ने ना जो हमें डिवाइन बुक दी है कुरान मजीद, तो उसके अंदर जो आप अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है चीजें, उसको हमें अल्टीमेट रियलिटी लेना है, डिवाइन बुक एज अ डिवाइन बुक लेना है। लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमने उसकी डेप्थ को समझा नहीं। ठीक है, ये हमने सोचकर साइंस पे काम करना है। बिकॉज जितने भी साइंटिस्ट थे वो स्टार्ट उसकी जो मतलब कि साइंस के अंदर हम देखें ना कि एक वैसे तो ग्रीक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुए हैं साइंटिस्ट, लेकिन एक एक जो कह लें कि तेजी स्पीड अप दिया ना साइंस को, वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया है, जिसका एतराफ करते हैं अपना पूरा वेस्ट एतराफ करता है। सब लोग एतराफ करते हैं कि फादर्स जन्म दिए हैं, साइंस के फादर्स और मैथ्स के फादर्स, और जो है वो सर्जिकल डिपार्टमेंट के फादर्स को जन्म दिया है मुस्लिम जो नेशन है ना उसने, या मुस्लिम अकवाम ने। सो ये हमारा होना चाहिए एटीट्यूड। खैर, मैंने यहाँ तक तो बता दिया कि वो अर्थ के ऊपर फ्लोट कर रहा था। अपना अर्थ जो है फ्लोट कर रही थी उसके नजदीक, थेलिस के नजदीक, पानी के ऊपर। तो जैसे ही लहर आती है वो कहता है उसी तब उस हिसाब से फिर जलजला आ जाता है। और आज तक मॉनिज्म की डिबेट चल रही है कि जो दुनिया है वो डुअलिज्म पे मबनी है, कि मॉनिज्म पे मबनी है या ट्राइज्म पे मबनी है, तीन चीजों से बनी हुई है, दो चीजों से बनी हुई है, एक चीज से बनी हुई है। लेकिन आज तक जो हमारे यहाँ ना ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स, वो मॉनिज्म पर ज्यादा बिलीव रखते हैं एज कम्पेयर टू डुअलिज्म एंड ट्राइज्म। और भी बड़ी टेट्राइज्म, जितना हम फिर वो पढ़ाते जाएंगे ना कि पांच चीजों पर बनी है कितने। सो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट फिलोसोफर पर, एनेक्सिमेंडर के ऊपर। ये थेलिस का शागिर्द था, स्टूडेंट था उसका। और इसका जो ईरा है 610 के बीसीई के अंदर ये पैदा होता है, और 546 बीसीई के अंदर ये वफात पाता है। स्टूडेंट था उसका, और आल्सो बिलीव इन मॉनिज्म, मॉनिज्म पर बिलीव करता था ये भी। लेकिन इसका जरा इख्तलाफ है अपने उस्ताद से इस हवाले से कि ये और तरह के, और आगे बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ये और चीज को फंडामेंटल एलिमेंट मानता था दुनिया का, पानी को नहीं मानता था। और इसने एक थ्योरी पेश की एपियरॉन की। एपियरॉन, एपियरॉन क्या है? ये इसके नजदीक एपियरॉन वो चीज, वही फंडामेंटल एलिमेंट है जिस पर दुनिया बेस कर रही है। उसके अंदर वो कहता है कि अर्थ, जमीन, हवा, आग, पानी, लकड़ी, पत्थर, ये जितनी चीजें हैं ना, ये मिलकर एक एक कंबाइन एलिमेंट है। कंबाइन एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसको उसने एपियरगॉन का नाम दिया। वो कह रहा है हर चीज इस तरह से जो है ना, वो ये एक है, एक चीज ही मोनिज्म ही है, लेकिन ये सब एक ही एलिमेंट है, एक ही बेस है, ठीक है, इस अर्थ की, इस थोड़ी दुनिया की, जहान की। और उसने यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स का एक फिलॉसफी पेश की थी एनिक्सिमेंडर ने। बड़ी मजेदार है वो कहता है कि दुनिया में जितना भी चल रहे हैं ना मामलात, वो एक एक थ्योरी पर बेस्ड हैं जो कि है यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। ये मोस्ट ऑफ द फेमस थ्योरी है एनिक्सिमेंडर की, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। वो कहता है कि दुनिया में ना जंग चल रही है, हर जगह जंग चल रही है, मुखालिफिन की, मुखालिफ चीजों की ना जंग चल रही है। आग और पानी की जंग चल रही है, ठीक है, रात और दिन की जंग चल रही है। कभी रात आती, कभी दिन आता है, कभी आग बनती, कभी पानी बनता है, कभी हवा आती है, कभी हवा नहीं होती है, कभी रोशनी होती, कभी अंधेरा होता है, ठीक है। सो उसने कहा कि हर चीज की ना अगर और उसने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बेस बताई
कि अगर किसी चीज का मुखालिफ सिन्फ ना हो, मुखालिफ ना एग्जिस्ट करता हो, तो वो चीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो चीज भी वो नहीं होगी। मतलब कि अगर औरतें ना हो, जो ये वुमेन्स होती हैं, ये ना हो, जो कि मैन का ऑपोजिट जेंडर है, ये ना हो तो हम मैन नहीं कहलाएंगे, हम सिर्फ ह्यूमंस ही कहलाएंगे। हमें मैन कोई नहीं कहेगा। हम मैन बनते ही तब हैं जबकि हमारा कोई ऑपोजिट जेंडर एग्जिस्ट करता हो वुमन की शक्ल में, तभी हम मैन कहलाएंगे। नहीं तो अगर सारी दुनिया में सारा एक एक ह्यूमन ही मर्द हो, तो वो कौन कहेगा कि ये मर्द हैं? सब यही कहेंगे ह्यूमंस हैं। आ रही समझ? तो उसी तरीके से अगर दिन है तो वो दिन इस वजह से है कि रात आती है। ठीक है। सो क्रिटिकल थिंकिंग का इससे बड़ा अच्छा अलाइंस होता है। हमारे यहाँ ना एक आम तासुर पाया जाता है, हम कहते हैं कि ना, हम इस चीज को बड़ा बुरा समझते हैं कि आपने इख्तलाफ कर दिया, आपने जो है वो बात को टोक दिया, आपने अप्रिशिएट नहीं किया। तो अप्रिशिएट करना ना किसी फिलोसफर का काम नहीं होता, एग्री करना काम होता है, डेट्स इट। अप्रिशिएट मेरे नजदीक नहीं करना चाहिए, बिकॉज हाँ, जो बच्चे हों, जो न्यू आ रहे हों, उनको जरा बूस्ट अप करने के लिए कर देना वो अलग चीज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, हमेशा सोसाइटी में क्रिटिसिज्म जारी रहना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं, सिर्फ हर फिलोसोफर का, हर एक क्रिटिकल थिंकर का ये बेसिक बिलीफ होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग ही वो चीज है जो दुनिया में हर चीज को वजूद में लाती है। जब हम किसी चीज का पे अपोज करते हैं ना, अब जिस तरीके से अगर जिस साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया था वो ये ना कहता कि अंधेरा ही क्यों होना चाहिए, इज ऑड प्रॉब्लम पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको, ह्यूम्स लॉ का इज ऑड प्रॉब्लम, कि ये चीज जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, ये इज ऑड प्रॉब्लम है। भाई क्यों होनी चाहिए? उसका एविडेंस दो, लोगों से क्वेश्चन करो। आपने देखा होगा सर साहिल पूछते कहते रहते हैं कि बच्चे सवाल नहीं पूछते, अच्छा सवाल कोई नहीं पूछता। अच्छा सवाल नहीं पूछ रही हमारी जो है ना मुस्लिम, क्योंकि वो कहते हैं अब्बा जी ने बताया तो ठीक ही बताया है, अब्बा जी इस पर बिलीव करते हैं तो ठीक ही बिलीव करते हैं। इज ऑड प्रॉब्लम है ना सबको। सो क्वेश्चन करें हर चीज पर। अब्बा जी आपके का मुझसे बड़े अदब के साथ, अदब हर चीज से पहले है। अपने वालदान वालदैन से एहसान करना है, बड़े ही एहसन तरीके के साथ पूछना है। अब्बा जान, आप कहते हैं कि शादी आपकी मर्जी से करूं, तो आप कोई दलील दे सकते हैं कि आपका भी रिलीजन इस्लाम है, मेरा रिलीजन भी इस्लाम है, हम एक बेसिक बिलीफ पे चलते हैं जो कि जिसका नाम इस्लाम है। तो आप बता दें क्या अगर बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है या मर्जी से कोई और काम करना चाहता है, या कुछ भी आप उनसे उनको आर्गुमेंट करते हैं, तो क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? ये होता है अच्छा सवाल, क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना चीजों को। तो एक साइंटिस्ट ने पुराने दौर के अंदर बैठकर कहा कि भाई अंधेरा क्यों होना चाहिए। हर किसी ने कैजुअल लिया हुआ था कि हाँ भाई अंधेरा तो होता ही है। ठीक है, अगर सब यही कहते हैं हाँ अर्थ तो होती ही है, चांद तो होता ही है, दुनिया तो होती ही है, तो आज हम इधर ना पहुंचे होते। लेकिन किसी ने कहा भाई क्यों होती है, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, कब से है, क्यों है, किससे बनी हुई है, तब जाकर ये नॉलेज का की इब्तिदा हुई। सो बात ये है कि हमें क्रिटिसिज्म जारी रखना चाहिए। उस एक साइंटिस्ट ने बैठकर कह दिया कि भाई अंधेरा क्यों होना चाहिए, क्यों तुम लोगों ने इसको इतना कैजुअल ले लिया है, क्यों ना हम रात में भी रोशनी नहीं कर सकते? कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि रात में भी रोशनी हो? तो उसने, और उस वक्त मतलब दिया तो होता था, लेकिन उसने कहा कि एक ऐसा समा, आप जैसे रात को जब हम बल्ब ऑन करते हैं ना, तो एक हमें कैफियत आती है ना कि जितना दिन नहीं है, हर चीज बिल्कुल प्योर तरीके से नजर आती है। तो मोमबत्ती भी पहले कोई वजूद थोड़ी तो थी, वो भी बनाई गई है ना किसी तरीके से, एक कह लें कि एक क्रिएशन ही थी, एक इंस्ट्रूमेंट ही था। तो भले उसमें कोई इतना लॉजिक नहीं इस्तेमाल हुआ बल्ब के निस्बत, लेकिन फिर भी वो एक था तो सही। सो मतलब कि क्रिटिसाइज किया हमें बल्ब की या मोमबत्ती, उस वक्त के मुताबिक मोमबत्ती की जो है ना मिल गई एक नेमत। ये राबिया मुश्ताक कह रही कि अच्छा, अच्छा हाँ, राबिया मुश्ताक का वो कह रही है, एडमिन कह रही है कि अपना माइक म्यूट करने का है, आवाज आ रही, शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो क्रिटिसिज्म जारी रखना चाहिए। आज हम पीछे इस वजह से रह गए हैं कि हम
अप्रिसिएशन पर बहुत बिलीव करते हैं, अप्रिशिएट करो लोगों को। हुस्न इखलाक का इससे तो क्या ताल्लुक भैया? हुस्न इखलाक का ताल्लुक तो आपकी इखलाक से या मोरालिटी में कब ये चीज कह दी कि आप क्रिटिसिज्म ना करें, क्रिटिसाइज ना करें? मैंने जाके कहा आदमी कि भाई मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपको आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ आपके फलां आर्गुमेंट के अंदर। ये इखलाक से कैसे चीज जो है ना वो मुबर्रा होगी? तो इखलाक से कैसे जाके टकरा गई? सो इखलाक इस चीज का नाम नहीं है। इखलाक इज जस्ट के आपने इखलाक से पेश आना है, अच्छे तरीके से पेश आना है, अच्छे तरीके से बोलना है। ठीक है, मोरालिटी से, जो इस्लाम ने मोरालिटी का कोड दिया है उससे आपने परे नहीं जाना, उसको वायलेट नहीं करना। सो क्रिटिसिज्म करें। जिस दिन हमने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया, उस दिन हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो फिलोसफर्स को भी जन्म देगा, साइंटिस्ट को भी जन्म देगा। ठीक है। और ये जो इतना बड़ा गैप आया हुआ है ना, 600-700 साल का, मुस्लिम साइंटिस्ट और पैदा नहीं हो रहे इन 600 साल में, पैदा ही नहीं हुए। सो हम वो ओजे सुरैया जो है ना, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि उठा के आसमां से तुझको, वो क्या शेर था, ज़हन से थोड़ा निकल रहा है मेरे, उठाकर आसमां से तुझको सुरैया ने दे मारा जमीन पर, ऐसे कुछ उसका मफहूम है। उठाकर आसमां से तुझको दे मारा जमीन पर। वो जो सुरैया तारों का झुरमुट था जो आसमान के ऊपर चमक दमक रहे थे, हम अपने सहाबा के साथ, अपने अकाबरीन के साथ, वहां से जो वो जो ओज थी ना, ओज सुरैया थी, वहां से उठाकर हमें जमीन पर दे मारा गया, बिकॉज हम वहाँ डिजर्व ही नहीं कर रहे थे। हमने क्रिटिसिज्म छोड़ दिया, हमने क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ दी, हमने वो रास्ता, वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम छोड़ दिया। लिहाजा हम डिजर्व ही यही करते थे कि हम जमीन पर दे मारे जाएं। सो यही हमारा जो हाल है ना, वो सबसे मेन वजह यही है। जिस दिन हमने ये एग्जीमेंडर के जो है ना यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स पर अमल करना स्टार्ट कर दिया, कि हर चीज का मुखालिफ ढूंढ कर क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया, सो वो हम जो है ना वो दुनिया को बताएंगे कि हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट पाए जाते हैं, हम कोई डम नेशन नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, कोई क्रिटिकल थिंकर हमारे यहाँ भी पाया जाता है। कोई एक फिलोसफर भी नहीं इस वक्त हमारे हिंदूज में देख लें आप, इंडिया के अंदर वहां पर आपको नजर आएंगे, लेकिन हमारे हाँ कोई भी आपको फिलोसफर नजर नहीं आएगा, कोई नाम का फिलोसफर भी नजर नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि साइंटिस्ट है हमारे यहाँ, वो आप अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कहते हैं, सो वो एक लंबी डिबेट है कि आया कि उन्होंने कोई चीज़ पे, साइंटिस्ट उसको कहते हैं, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने हमें एटॉमिक बॉम्ब की जो है वो फैसिलिटी दी, एक हमारा प्राइड बढ़ाया, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं उनको साइंटिस्ट नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि साइंटिस्ट होता ही वो है कि जो हमारे यहाँ उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। ये बात उनसे भी कही जाए तो वो भी इस बात से एग्री करते हैं, अब तो वफात पा गए, लेकिन वो भी एग्री करते हैं, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उस मॉडल पर काम किया था जिस मॉडल के ऊपर पहले एटॉमिक बॉम्ब बन चुका था। और किसने वो मॉडल दिया, तो वो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कैसे मिली, तो वो हमें पता चलेगा कि वो हमें अमेरिका से ही हमें मिला था। वो भी जिस वजह से मिला, वो भी रशिया की वजह से, कि रशिया ने जब इंडिया को सपोर्ट किया, तो इस एशिया के खित्ते में अब अपना कोई अलायंस या अपना कोई हामी अमेरिका को भी चाहिए था। तो उन्होंने जब, जैसे कि हमें पहले शुरू से हमें गोद लिया हुआ है अमेरिका अमेरिका ने, यहाँ यहाँ जंगे करवा के, बच्चे मरवा के, हजारों लोग शहीद करवा के, यहाँ पर उन्होंने जो हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क किया है, जो हमारी अगर आप देख लें पख्तून अवाम को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, तो वहाँ जो बेड़ा गर्क किया उन्होंने, हाथों में बच्चों की बंदूकें पकड़ाई हैं बजाय उनको तालीम देने के, तो जो उनके साथ नाइंसाफी की है। और यहाँ भी जो हुआ, सानिया मॉडल टाउन आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो जो सारा कुछ हम देखते हैं, सारी चीजें दहशतगर्दी देखते हैं, जो एपीएस के बच्चों ने जो चीजें भुगती, तो ये सब चीजें क्या थी? जब आपने टीटीपी को, तहरीके तालिबान को यहाँ पर जगह दी, यहाँ पर लेकर आए अमेरिका के कहने पे, तो ये सब तो होना था। तो अमेरिका ने अपना हामी ढूंढना था इस एशिया की मैप के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान को ढूंढ लिया। तो उसके पास, पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर होना भी जरूरी थी, अगर इंडिया की टक्कर पे खड़ा होना था डिफेंस के हवाले से। वैसे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं इंडिया के साथ, वो जितनी 100 तरक्की कर गए हैं और जिस लेवल पर हैं, तो कोई लेवल नहीं है हमारा उनके भाई सामने। सीधी जो बात है, ये जो नगमे, दिल्ली नगमे सुनाकर 1965 के जो कहानियां सुना के, वो भी दुनिया को पता चल गया कि 1965 में कौन जीता था और कौन हारा था। सो पढ़े, बुक पढ़े। अगर आप में से किसी को पॉलिटिक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अपने जितने भी आपको ये गोलियां कराई गई है ना, इसको सही करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बुक पढ़ें, आप सबको रिकमेंड करूंगा।
मर्डर ऑफ द हिस्ट्री के अजीज की वो बुक पढ़ें आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। मुतालिबे पाकिस्तान से बाहर निकले कि 1965 में पाकिस्तानी फौज ने जो है वो दांत खट्टे कर दिए। दांत जिनके खट्टे हुए हैं जाके गूगल पे सर्च कर लें, बिगेस्ट सरेंडर ऑफ द हिस्ट्री इन्होंने किया है, पाकिस्तानी फौज ने किया, आर्मी ने किया। सो इससे पहले कि मेरे घर के बाहर वीगो डाला आगे खड़ा हो जाए, मैं आगे चलता हूँ। प्रेजेंटेड द फर्स्ट मैप एंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये चीज मैं 5 मिनट रह गए कवर कर लूँ जरा इसको। तो जो पहला मैप प्रेजेंट किया था ना वो एनिक्सिमेंडर ने किया था, वर्ल्ड मैप। उसी ने ये सोलर मैप को जरा तश्कील दिया था कि जो दुनिया है, जो ये कायनात है, वो जो सूरज है ना, वो उससे पहले लोगों का ये था कि सूरज बस थोड़ा सा हम उड़ के जाएंगे तो सूरज हमारे सामने आया है। लेकिन ये पहला था थेलिस के जिसने मैथ के जरिए कैलकुलेट करके बताया कि सूरज हमसे भाई बहुत दूर है और आग का बना हुआ है और बहुत दूर है। पहले तो हम यही समझते थे ना कि लोग यही ग्रीक सिविलाइजेशन का समझते थे कि ये जो रोशनी से बना हुआ है, लाइट का एक बल्ब है बस जो हमारी तरफ आ रहा है। तो उसने बताया कि आग का बना हुआ एक सैयारा है जो कि इस इतनी इतनी दूर है हमसे, ठीक है। तो उसने ये बताया लोगों को, और बताया कि इसी तरीके से सैयारे भी हैं जो हमसे दूर हैं। इस बारे में मैं इनको इसलिए ब्रिलियंट और मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द हिस्ट्री मानता हूँ इन लोगों को, प्री सोक्रेटिस को। बिकॉज ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बगैर किसी सैटेलाइट के, बगैर किसी चीज के इन चीजों को प्रिडिक्ट किया, और ये बहुत मुश्किल है। सो ये मेरा खुद का बिलीफ है ये। आप इससे अग्री करें कि ना करें, लेकिन मेरा खुद का ये बिलीफ है कि इनको अल्लाह ताला मदद किया करते थे। ये नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इनके सीनों में उतारा है चीज़ों को, ताकि इंसानियत तरक्की करेगी। अल्लाह ताला ने इनके मतलब ना 46वां जो हमारे ख्वाब होते हैं वो भी नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं। सो हमारे ख्वाब के अंदर भी रियलिटीज आ सकती हैं जो अपना क्या कहते हैं उसको, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था वो भी एक साइंटिस्ट को ख्वाब में ही आया था। सो वो खुद बिलीव करते हैं कि समथिंग इज इन द ड्रीम प्रोसेस, कि ड्रीम में कुछ है जो कहीं और से आ रहा है, ये हमारी जहन की कुछ बनाई चीजें नहीं है। इसलिए इसको इतना सीरियस उन्होंने ले लिया कि उन्होंने मल्टीवर्स की थ्योरी बना डाली। वो कहते हैं कि जो हमारा ख्वाब है, अगर आपने किसी ने मूवी देखी हो, मैंने तो नहीं देखी लेकिन मैंने उसका नाम सुना है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। तो उसमें वो यही कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वो ख्वाब जो देख रहा है ना, अर्थ का जो है अपना, डॉक्टर स्ट्रेंज जो ख्वाब देख रहा है वो दूसरे मल्टीवर्स में वैसा डॉक्टर स्ट्रेंज के जो दूसरे मल्टीवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज है, दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर है, उसके साथ वैसा हो रहा है, वही उसको अर्थ के अंदर ख्वाब की शक्ल में होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ये बिलीव करते हैं, जबकि हमारा बिलीफ है कि अल्लाह ताला, हमारा ये बिलीफ है कि मल्टीवर्स भी हो सकता है, नो डाउट। अल्लाह ताला ने जहानों का भी जिक्र किया है ना, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा आपको। तो यूनिवर्सिटीज का तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सो हम इसमें बिलीव करते हैं कि हो सकता है ऐसा। आगे क्या मजीद इसकी प्योर शक्ल क्या होगी वो अल्लाह ताला मजीद बेहतर जानता है, वो पता चल जाएगा हमें जब साइंस तरक्की करेगी। खुद से तबाजमाई करने की जरूरत नहीं है आपको। सो उसने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, फर्स्ट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था अपना एनिक्सिमेंडर ने। वो क्या था कि वो कहता था कि हर चीज, चूंकि वो कहता पानी से बनी है लिहाजा इंसान भी पानी से बना है, ठीक है। वो कहता था कि मछलियां तैरती रही पानी के अंदर, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पानी से उनका बाहर निकलने का दिल किया। सो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकलने की तरफ गई तो उनको ऑक्सीजन, बाहर की ऑक्सीजन की भी आदत पड़ गई, उनकी टांगे भी निकल आई। वो आहिस्ता आहिस्ता मछली नुमा इंसान बन गया। वो मछली नुमा इंसान आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता हुआ बंदर बना, एंड सो ऑन चीजें बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान का रूप अख्तियार कर गया, और इस प्रोसेस को बिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त लगा। सो ये है मेन उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो उसने पेश की, जो कि ठीक तो नहीं है डार्विन की थ्योरी से, और जो भी वो पेश करते हैं आज न्यू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसके मुताबिक तो नहीं है। लेकिन अपना बहरहाल उसने स्टार्ट किया एवोल्यूशन को, वही बात की स्टार्ट किया किसी चीज को, जो स्टार्ट नहीं करता ना फिर उसका कोई इख्तिताम कोई हमें अच्छी शक्ल में नजर नहीं आता, ठीक है। आज किसी ने पुराने दौर में किसी ने कहा था कि बल्ब जो है वो बनाएं या कुछ रोशनी करें, तो आज जाकर फ्लड लाइट्स, इतनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स तक बना ली हमने कि मैच भी खेलते हैं हम फोन में उसके साथ। सो अपना 1 मिनट रह गया, ठीक है। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि हमारा लेक्चर कवर हो चुका है, एनएक्समेंटर को कवर कर लिया हमने, थेलिस को कवर कर लिया। आप लोग के जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, उसके लिए मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ।
हम क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, क्वेश्चंस को भी लेते हैं। कोई आपने फिलोसफी के हवाले से क्वेश्चन करना हो, किसी और आइडिया के हवाले से क्वेश्चन करना हो तो वो भी लेते हैं। अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, कम्युनिटी के अंदर भी शेयर कर देंगे एडमिन, तो वहां से ज्वाइन करें, आए, क्वेश्चंस करने हो, क्रिटिसिज्म करें, क्रॉस काउंटर करें मेरे साथ, मजा आएगा बात करने का। कोई न्यू आइडिया सामने आएगा। सो अभी से क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं। सो हम किसी जो है ना वो नतीजे पर पहुंचेंगे, ठीक है। सो मैं ये ऐड कर रहा हूँ इसको, मीटिंग को, ठीक है, आप ज्वाइन करें।